स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सोनल और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत पर हमारी विशेष पेशकश, जिसमें छत्तीसगढ़ में आज का दिन सियासी गहमा गहमी से भरपूर रहा है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मंगलवार सुबह अचानक दिल्ली से रायपुर पहुंची और उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होती रहीं। आखिर क्या हुआ 3 घंटे की इस बैठक में और क्या है इस बैठक के मायने, आइए विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं रिपोर्ट के माध्यम से। छत्तीसगढ़ में मंगलवार की सुबह सियासी हलचल के साथ शुरू हुई। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक बगैर किसी सूचना के रायपुर पहुंच गईं। उनके रायपुर पहुंचने की सूचना पीसीसी के आला नेताओं को भी नहीं थी। एयरपोर्ट से निकलकर होटल पहुंचने के बाद मंत्री शिव डहरिया के साथ प्रदेश प्रभारी मुख्यमंत्री निवास के लिए रवाना हुई। इस दौरान उनके साथ प्रभारी सचिव चंदन यादव और संयुक्त सचिव विजय जांगिड़ मौजूद रहे। मुख्यमंत्री निवास में पहले ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, मंत्री टीएस सिंहदेव, ताम्रध्वज साहू, अमरजीत भगत भी पहुंच चुके थे। ऐसे में माना गया कि इस बैठक में सरकार और संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा होगी। इतना ही नहीं, प्रदेश में ईडी की लगातार हो रही कार्रवाई को लेकर रणनीति बनाने से भी बैठक को जोड़कर देखा गया। लगभग 3 घंटे बाद बैठक खत्म हुई तो मंत्री टीएस सिंहदेव और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम मीडिया के सामने आए, जबकि कुमारी शैलजा लगातार मीडिया के सामने कुछ कहने से बचती रही। वहीं भाजपा ने भी इस बैठक को लेकर तंज कसा। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश प्रभारी किसी वजह से ही आते हैं। छत्तीसगढ़ में ऐसे राजनीतिक हालात बने हुए हैं कि मीटिंग हो रही है। स्वाभाविक है कि वो गोपनीय होगी ही और आगे भी ये बैठकें होंगी, इनका सिलसिला आगे भी चलेगा और वो पूरी तरह से गोपनीय होंगी। ये बैठकें अब चुनाव की स्ट्रेटेजी को लेके हैं, तो स्वाभाविक है कि इसको सार्वजनिक तनिक भी मैं बताऊं, और मैं गलत नहीं बोलता। अगर ऐसी बात होती तो क्या है, हो सकता है वगैरह, मैं कुछ इस तरह से बोल देता। इसमें एक अक्षर भी इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं। आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियों और रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के एरिया में भरोसे का सम्मेलन, सरकारी सम्मेलन होगा, जिसमें जितने भी राजीव गांधी जो देने हैं, किसानों को देना है, उसके बारे में। और 26 तारीख से संभागीय सम्मेलन बस्तर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, तो आने वाले 2023 के लिए संगठन स्तर पर उसके लिए हलचल मची हुई है। क्या होता है क्या नहीं होता है इसका पूर्वानुमान लगाना कठिन है, मगर हलचल मची हुई है। और निश्चित रूप से ये जो अभी शराब माफिया और शराब के जो सिंडिकेट हैं और चावल माफिया और चावल के जो सिंडिकेट हैं, उनके और खुलासे होने हैं। कांग्रेस की इस हाई लेवल मीटिंग में मंत्रिमंडल फेरबदल से लेकर पीसीसी चीफ के चेहरे में बदलाव तक तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे में इस बैठक के क्या मायने हैं, यह तो कुछ समय बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अचानक हुई इस बैठक ने प्रदेश की सियासी सरगर्मी जरूर बढ़ा दी है। रायपुर से IANS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। तो इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हैं प्रवक्ता कांग्रेस नितिन भंसाली जी, हमारे साथ हैं देवलाल ठाकुर जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं बाबूलाल शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत स्वागत है। नितिन जी, अचानक से कुमारी शैलजा जी आ गई, किसी को पता ही नहीं चला, और जब पता चला तो सबने दौड़ लगाई कि वो आ गई हैं। मतलब कुछ तो खास चल रहा है छत्तीसगढ़ में। कुछ भी नहीं है, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, जानकारी थी वो आ रही हैं। वहाँ ही उसके बाद मुख्यमंत्री निवास में बैठक हुई और बैठक के बाद जैसा कि मोहन मरकाम जी, टीएस सिंहदेव जी, हमारे नेताओं के बयान भी आए उसमें कि 21 तारीख को और 26 तारीख को जो है एक पाटन में एक सम्मेलन होना है और कांग्रेस का एक संभागीय स्तरीय सम्मेलन जो बस्तर में होना है। इन सब के विषयों पर चर्चा हुई और बिल्कुल सामान्य सी बात है कि चुनाव नजदीक है और हम लोग इलेक्शन मोड में है। इस प्रकार की मीटिंगें लगातार होती रहेंगी, इस पर इतनी चिंता करने की विपक्ष को मुझे लगता है आवश्यकता नहीं है।
देवलाल जी क्यों चिंता कर रहे हैं बेकार में? सामान्य सी प्रक्रिया है, कह रहे हैं सब कुछ निर्धारित था, वो आई। हालांकि अलग बात है कि टीएस सिंहदेव जी कह रहे थे कि नहीं, गोपनीयता तो रखी जाती है और ये तो पार्टी का अंदरूनी मसला है जाहिर तौर पर। आपको क्यों लगता है कि कुछ ऐसा हो रहा है? गोपनीयता की बात आती है और कहीं न कहीं जब कांग्रेस यहाँ पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम चला रही है तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान के जो हालात है, भ्रष्टाचार के हालात से कहीं न कहीं भरोसा टूटा है। छत्तीसगढ़ में जनता का भरोसा कांग्रेस से टूटा है और कांग्रेस का भरोसा कहीं न कहीं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से टूटा है। आज जिस प्रकार से कोयले की दलाली में सरकार का मुंह काला हुआ, उसके बाद गरीबों का राशन छीनने को लेकर इस सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उसके बाद वो लोग वहीं पर भी नहीं रुके। उसके बाद अवैध शराब एवं घटिया दर्जे की शराब बेचकर इस प्रदेश की सरकार ने 2000 करोड़ रुपए में घोटाला कर दिए। आखिर 2000 करोड़ रुपए किसके थे? गरीबों के थे। गरीबों के विकास के लिए काम होते, गरीबों के हित के लिए काम होते। उन पैसों को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लूट लिया। कहीं न कहीं कांग्रेस की आला नेताओं को ऐसा महसूस होने लगा है कि जनता का जो भरोसा है, ये भरोसे का मुख्यमंत्री बोल के जो नाटक कर रहे हैं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनका भरोसा टूटा है। इसलिए ये मीटिंग हुई है और कहीं न कहीं ये भ्रष्टाचार की जो आंच है वो सरकार तक पहुंच गई है, इसलिए इस प्रकार की मीटिंगें चल रही है। और निश्चित ही आने वाले समय में कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस की सरकार को, जो गरीब जनता की पैसे को लूट रहे हैं, उसका जवाब तो देना ही होगा। नहीं तो छत्तीसगढ़ की जनता 2023 में तैयार खड़ी है अपना हक एवं अधिकार को पैसे के जवाब लेने के लिए। तो ये कांग्रेस की जब सरकार बनती है तब भ्रष्टाचार उजागर होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ते हैं। आज तो छत्तीसगढ़ में ऐसा हो गया है कि भ्रष्टाचार का पर्याय ही इस प्रदेश का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की सरकार है। ठीक है, एक बात बोलना चाहता हूँ यार, ये इतनी चिंता क्यों हो रही है? मीटिंगें और बैठकें तो आपकी भी होती हैं, हम तो कभी नहीं बोलते हैं। आपके यहाँ तो मीटिंग और बैठकें होती है, प्रभारी बदल जाते हैं, अध्यक्ष बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। 4 साल में 4 अध्यक्ष और 4 प्रभारी चेंज हुए। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों को अपने आप पर ध्यान देना चाहिए। ये 14 जो बच्चे हो भैया ले देंगे, 4 साल बच्चा तो बड़ी बात है। सबका घर संभालो भाई। वो साय जी निकल गए, वो नंद कुमार साय जी निकल गए, अरुण साहब के कोई प्रदेश अध्यक्ष के रूप में आपका नेतृत्व जो है भले उन्होंने अपॉइंट किया, पर लोग आपके कार्यकर्ता और नेता एक्सेप्ट नहीं कर रहे। उसको ठीक करो पहले भाई। हमारी ये गोपनीय मीटिंगों में जाकर भ्रष्टाचार करोगे तो हर मिलेगा। और छत्तीसगढ़ के पैसे को जिस प्रकार से आप लूटने का काम कर रहे हैं कांग्रेस की सरकार, तो आप लोगों ने है और बोलने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा दिया था। सबका साथ, खुद का विकास और आम जनता से विश्वास का देखिए आप लोगों ने जवाब देगी जनता के पैसे को खा रहे हैं। 2024 की तो बात है, ठीक है, लेकिन नितिन जी पहले 2023 की बात तो करें। वो देवलाल जी को इसलिए लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ज्यादा ही चर्चाओं में छत्तीसगढ़ करप्शन के मामले में जिस तरह के मामले सामने आए हैं, एक्टिवनेस है, और यही वजह है कि शायद अचानक से शैलजा जी आती हैं। और चलिए मीटिंग भी थी, लेकिन इस तरह की जो सक्रियता है वो भी सत्ता पक्ष करे तो विषय गंभीर हो जाता है। अचानक नहीं आई है, मैंने बताया था निर्धारित कार्यक्रम का, मेरे पास भी इसकी डिटेल थी। बोल रही थी अभी दिखा भी दूं व्हाट्सएप में आपको कि वो आ रही है, जारी हुआ था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और चुनाव पदाधिकारियों को पता था, पदाधिकारियों को भी ये जानकारी नहीं थी। अरे ये सब भूलने की बात है सोनल जी कि किसी को जानकारी नहीं थी, जानकारी थी। और ये जो थी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग थी, तो कोऑर्डिनेशन कमेटी में जो होंगे उन सबको जानकारी थी। हम ये बात बताना क्यों उचित समझे? हम भाजपा को बता के थोड़ी मीटिंग करेंगे, हम मीडिया को बता के थोड़ी मीटिंग करेंगे। भाई गोपनीय मीटिंग की मीटिंग हुई, जो निष्कर्ष निकला हो सबके सामने कि हमारे कार्यक्रम जो है चुनाव से संबंधित कार्यक्रम शुरू हो गए। भरोसे का सम्मेलन और बस्तर में जो कार्यकर्ताओं का जो सम्मेलन होगा उसकी तारीखें तय है और आगे हमारा जो रोड मैप है भरोसे का सम्मेलन, इतने सामान्य कार्यक्रम और उसके बाद इतनी गोपनीयता, ये आश्चर्य करता है। बाबूलाल शर्मा जी का रुख करते हैं, उनसे समझते हैं छत्तीसगढ़ की राजनीति पे पैनी नजर रखते हैं। बाबूलाल जी, आपसे समझना चाह रहे हैं दरअसल कि वाकई में गोपनीयता बढ़ती गई या नितिन जी कह रहे हैं सबके पास लेटर है। अब ये जानकारी मिल रही थी कि जो पदाधिकारी उनको भी पता नहीं था, अचानक माने एयरपोर्ट की तरफ उन्होंने दौड़ लगा दी, अचानक से ये गतिविधियां हुई। किस तरह देख रहे हैं शैलजा जी के इस अचानक दौरे को, अनिर्धारित दौरे को? देखिए, निर्धारित था या नहीं था, कितने लोगों को मालूम था ये तो कांग्रेस के जन ही जानेंगे, लेकिन इतना जितना मुझे मालूम है
टी.एस. सिंहदेव ने इस बात को स्वीकार किया है कि हम लोगों की जानकारी में था, मतलब कुछ लोगों की जानकारी में ये बातें थी कि वो आ रही हैं, लेकिन उन्होंने गोपनीय रखा इस बात को। ये बात सच होता है, कुछ बैठकें ऐसी भी होती है जो गोपनीय रखी जाती हैं, और जिन लोगों को मालूम रहता है वो अपने तक ही रखते हैं इसको, और बैठक होने के बाद में जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है उसके बारे में बात बता दी जाती है। लेकिन इस बैठक में वो क्रम नहीं हुआ। बैठक के बाद जो है ये बात नहीं आई कि क्या बात हुई है, किसी ने नहीं बताया। टी.एस. सिंहदेव ने हल्के फुल्के में बताया, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगा मैं कि टी.एस. सिंहदेव साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं घुमा फिरा कर जो बात होती है उसको बता देते हैं। लेकिन आज उन्होंने उस बात को स्पष्ट किया कि मैं अगर कुछ होता तो किसी न किसी रूप में आप लोगों को हिंट कर देता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको विश्वास करना चाहिए, एक बड़े मंत्री हैं, उनका इस बात का विश्वास करना चाहिए। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि एकदम गोपनीय अगर थी भी और वो आई भी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए इसमें खुशी की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये बयान देना कि वहां कुछ चल रहा है, तो ऐसे बयान तो ये भी दे सकते हैं वहां भी कुछ चल रहा है, आज वहां भी बैठक हुई है। तो स्थितियां जो है इससे कुछ मिलना जुलना नहीं है, जनता की किसी भी प्रकार का हित इसके अंदर में नहीं है। इस तरह के बात करने या बात कर एक दूसरे की गलतियों को निकालने से आप लोग इस चुनाव के दौर में बात करें सिर्फ और सिर्फ जनता के पेट की बात करें। आपने कर्नाटक में देख लिया, कांग्रेस ने जनता के भूख की बात की, जनता के पेट की बात की, जनता के हित की बात की, और राष्ट्रीय बातों को लेकर के क्या है भारतीय जनता पार्टी गई, क्या हासिल हुआ वो साफ सामने आ गया। जनता त्रस्त थी वहां के लोगों से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां एक सबक लिया और उस सबक को यहाँ लागू करने के हिसाब दिख रहा है मेरे को। ये था कि वहां के लोग, वहां की सरकार पर भ्रष्टाचार के जबरदस्त आरोप थे, 40%, 50% क्या क्या बातें हो रही थी, वो लोगों की जेहन में थी। तो भारतीय जनता पार्टी को शायद ये लग रहा होगा कि यहाँ की सरकार को भी अगर भ्रष्टाचार के आरोप में घेर दिया जाए और उसमें किसी भी प्रकार से जो है वो भ्रष्टाचारी साबित कर दिया जाए, तो जो कर्नाटक में रिजल्ट आए हैं वो रिजल्ट यहाँ भी आ जाएंगे। ऐसी सोच जो है मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने स्ट्रेटेजी में, अपनी रणनीति में बनाई है, और वो चीज दिख रही है। ईडी का जो प्रेस विज्ञप्ति है जारी करने का जैसा तरीका है, जो 2000 करोड़ का आरोप लगाया है, वो सिर्फ आरोप है, अभी वो साबित तो है नहीं। तो उसी बात को उठा करके दूसरे ही दिन जो है भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से उठाया कि 2000 करोड़ का घोटाला, तो इन्होंने कहा 4400 करोड़ का घोटाला रमन सरकार के दौरान, इन्होंने कहा 4000 करोड़ का घोटाला। मैं इसमें एक ही चीज का दर्शन देख रहा हूँ, साइकोलॉजी देख रहा हूँ कि आखिर एक प्रवक्ता गणों की बातों से हर एक टीवी में जो बातें आ रही हैं, एक दूसरे पर आरोप लग रहे हैं भ्रष्टाचार के, जनता के पास संदेश क्या जा रहा है? जनता सोच रही है कि अरे ये तो दोनों भ्रष्ट हैं बोल रहे हैं, ये उसको बोल रहे हैं, वो उसको बोल रहे हैं, तो क्या हम जो चुनकर लोगों को भेजते हैं सरकार बनाने के लिए, और सरकारें भ्रष्ट होती हैं क्या, या भ्रष्टाचार ही करती हैं क्या? तो आखिर भ्रष्टाचार को किस रूप में चाहते हैं? भ्रष्टाचारी बता करके जो है जनता को क्या बताना चाहते हैं? एक दूसरे को भ्रष्टाचारी बता के आखिर जनता को हताश कांग्रेस को तो मिला ना, भ्रष्टाचारी बताने से फायदा मिला ना उनको कर्नाटक में, तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की स्थितियां बन सकती है? क्योंकि आपने कहा ना नैरेटिव सेट करते हैं, नैरेटिव सेट, यहाँ वो विपक्ष में नैरेटिव सेट कर रहे हैं, बाबूलाल जी सफल हो पाएंगे? नहीं, नैरेटिव सेट करने से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आरोप प्रत्यारोप से जनता का भला की क्या बात? नहीं, मुझे एक ही बात है। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो राजनीति में होता ही है, उसके बिना तो दल जो है अपनी राजनीति कर ही नहीं सकते। और रही बात आरोप तय करने की, तो वो तो किसी का काम नहीं, वो सिर्फ कोर्ट का काम है, वो तय करे। लेकिन जब इस तरह के आरोप लगाते, जैसे 40% भ्रष्टाचार का कर्नाटक में चला और इसका फायदा बाकायदा कांग्रेस को मिला, क्या छत्तीसगढ़ में भी देख रहे हैं इन दिनों जिस तरह की कार्रवाई हो रही है, कुछ सफल हो पाएगा विपक्ष? वही तो मैं कह रहा हूँ कि सही है गलत है, आप सत्ता पाने के लिए किसी न किसी आरोप का सहारा लेते हैं ना, यही साबित हो रहा है ना। लेकिन जनता क्या बोलेगी? जनता बोलेगी क्या दोनों भ्रष्ट हैं क्या, ये उसको भ्रष्ट बता रहे हैं, ये उसको भ्रष्ट बता रहे हैं, नैरेटिव तो दोनों सेट कर रहे हैं ना। तो नैरेटिव किस रूप में जा रहा है जनता के पास? जनता तो दुखी है कि भाई हमने जिन लोग चुन के भेजा। नहीं, लेकिन ऑप्शन भी तो नहीं है सर, ऑप्शन भी तो नहीं है उनके पास। देवलाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ऑप्शन भी तो नहीं होते हैं, बीजेपी या कांग्रेस। देखिए, मैं इसमें कहना चाहता हूँ, मुझे इस बात में आपत्ति है,
भारतीय जनता पार्टी आरोप नहीं लगा रही है। आपको तो ईडी ने एजेंसी बनाकर जांच करके 45% जो एक्साइज ड्यूटी है उसको इस सरकार ने खा गया। वो आपके जमाई है, डायरेक्ट आरोप पत्र जारी है। बीजेपी के जमाई ईडी आई पार्टी आई, ये एजेंसियों को कैसे चलाना है और किस तरीके से आप लोग इनका दुरुपयोग कर रहे हैं, ये बात छुपी नहीं है। क्यों महाराष्ट्र में ईडी का ऑफिस नहीं है, क्यों मध्य प्रदेश में ईडी का ऑफिस नहीं है, क्यों कर्नाटक में ईडी का ऑफिस नहीं है, कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के गुजरात में ईडी का ऑफिस नहीं है, एक मामला भी यदि साबित कर दोगे मेरा सरकार में 5,400 है 24 मामले ईडी दर्ज करती है, जांच का भ्रष्टाचार हो रहा है, वो छत्तीसगढ़ को आरोप सिद्ध हो पाता है। 0.49% सक्सेस यहाँ के मुख्यमंत्री तरीके से आप कहीं न कहीं ये कारण हो सकता है। और हम तो चाहते हैं कि जनता की जो मेहनत और पसीने की कमाई है, गाड़ी कमाई है, उसको इस प्रदेश की जनता ना लूटे, उसके हक एवं अधिकारों में हनन न हो। आप उनके पैसे को लूट रहे हैं, कहीं न कहीं इसको रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो रोड में आएगी ना। क्या साबित किया? चलो रोकने के लिए 4 साल में एक आरोप बताओ साबित, कौन सा? 4.5 साल हो गए आरोप नहीं, कौन सा आरोप लगाया? 6 महीने 8 महीने में मुख्यमंत्री और ऐसी निकल जाओगे 14 नहीं बचोगे। चैलेंज लगा लो मेरे से, सब लगा लो, 14 नहीं बचोगे एक बार विधानसभा में। करना ही चाहिए, दस्तक छूलिए तो बहुत बड़ी बात। भ्रष्टाचार किया उनको जांच करना चाहिए, तुरंत जांच करना चाहिए। जो जनता की गाड़ी कमाई को खा लिया, गरीबों से खाया तो आप लोगों ने था, 36,000 करोड़ नाम घोटाले का चावल खा गए, सरकार तक नहीं ली आपके मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने। अरे आपको सोचने की आवश्यकता है, बताओ कि आखिर इतनी भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनको आप पनाह क्यों दे रहे हैं? कौन है मैडम जी? नॉन डायरी में तो नाम था, संरक्षण क्यों दे रहे हैं? हमको संरक्षण नहीं दे रहे भाई साहब, हमने तो कार्रवाइयाँ की है, जहाँ पर नजर आया है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम देखा होगा आपने मुख्यमंत्री जी का, बौखलाए हुए हो, अवसाद में हो, फ्रस्ट्रेशन में हो आप लोग, कर्नाटक के बाद और बौखलाए हुए हो आप लोग बहुत ज्यादा। हर डिबेट में सब्जेक्ट कुछ और रहता है, ईडी क्यों लाते हो यार? क्या बताना चाहते हो? आप गौठान के नाम पर 1300 गौठान में क्या करने गए थे? झंडा बांधने गए थे आप लोग, दादागिरी करने गए थे, हमारी महिलाओं के बहनों के साथ वहाँ पे गड़बड़ा किया और पब्लिक ने जब वहाँ पर गिरा तो दौड़ कर भागे, गिर गए, इतना लगा था उसकी बड़ी पट्टी बांध के। इस प्रकार नौटंकी करते हुए कहीं न कहीं अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, सब नाट्य पंचम से आए लगता है, कलाकार हो सारे केंद्र में भी कई कलाकार स्तर के नेता बैठे हैं आप लोगों। बाबूलाल जी, ये देखिए ना, जब शराब घोटाले की बात हुई तो बीजेपी के समय हुए वो आ गए, फिर चावल घोटाला, फिर नान घोटाला, न जाने क्या क्या निकलता जा रहा है। जैसे जैसे डायरी के पन्ने पलट रहे हैं, इतिहास के भी और वर्तमान के भी पन्ने पलटने के बाद काफी स्थिति विकट छत्तीसगढ़ में दिखाई देती है। रणनीति कांग्रेस बनाए और रणनीति बनाए बीजेपी की कैसे सत्ता हासिल करेगी, बचे कैसे रहना है, ये रणनीति कांग्रेस उनका अधिकार है। लेकिन क्या रणनीति जनता इस बार बनाएगी, वो क्या मुद्दे हैं बाबूलाल जी जिन पर लेकर सवाल तो पूछेगी जनता, और अब जवाब देने की बारी कांग्रेस की है। नहीं, आखिरी में आपने क्या बोला, आवाज नहीं आई। मैं कह रही हूँ कि वो कौन से बड़े सवाल होंगे जिनका सामना कांग्रेस को करना पड़ेगा जनता के सवाल। ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये जनता का सवाल नहीं बनेगी, ये मैं आपको बता। जनता का सवाल बनेगा, हमको आप क्या दे रहे हो, हमारे लिए आप क्या कर रहे हो। शराबबंदी जरूर एक बार कांग्रेस के खिलाफ जाएगी अगर उन्होंने नहीं किया तो, और बाकी चीजों में जो है बहुत सारी ऐसी चीजें जो है उन्होंने की होंगी, पहुंची होंगी जमीन तक, तो निश्चित रूप से जो है वो फायदा पहुंचाएगी। लोगों को और जो योजना बनी है और जो योजना जमीन तक पहुंची नहीं होगी उसका नुकसान पहुंचेगा। तो कांग्रेस के सामने जो है समस्या जो है वो ये है, तो जनता के सामने जब जाएगी और कहेगी कि हमने आपके लिए ये किया, तो वो किया होगा, पहुंचा होगा, तो जनता इनका साथ देगी, और अगर नहीं पहुंचा होगा तो साथ नहीं देगी। भारतीय जनता पार्टी जो बात कह रही है भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, मैं भी मानता हूँ भ्रष्टाचार पूरी बात, लेकिन आपको याद होगा सेकंड टर्म में रमन सिंह के ऊपर में जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, शायद आज तक किसी मुख्यमंत्री के ऊपर नहीं लगे होंगे। 36,000 करोड़ का घोटाले का कांग्रेस ने लगाया था आरोप, और उनको डर भी था कि मैं तीसरी बार आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वो भ्रष्टाचार के आरोप सब धरे रह गए। हत्यारा तक कह दिया जेरम का उसको, वो धरा रह गया और जीत के तीसरी बार आ गए।
तो जनता किस रूप में लेती है भ्रष्टाचार के आरोप को, इसको देखना होगा। ठीक है, अब तो उन्होंने जनता का हल्के से लिया मूड था। भापना इस बार काफी मुश्किल होगा। देवलाल जी कुछ कह रहे थे, और ये सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे भी। देखिए 15 साल आपको राज करने का मौका दिया है, तो कांग्रेस का भी एक ही टेन्योर हुआ है अभी। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये कांग्रेस के लोग जो आरोप लगाते हैं, आपके पास सरकार है ना, आप छत्तीसगढ़ में सरकार है 4.5 सालों के, आप सोए रहे, आप किसी भी भ्रष्टाचार के मामलों को पकड़ने के लिए जहमत नहीं जुटाई। आपके पास एजेंसी नहीं है, आपके पास नहीं है, उनको फोन लगाओ, अगर नहीं है तो मेरे से नंबर ले लो। जुड़ी हाईकोर्ट में जाकर क्यों पिटीशन फाइल करते हैं जांच के खिलाफ, नीरव की जांच के खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर की, नान घोटाले के खिलाफ धर्मलाल कौशिक ने हाईकोर्ट में जाकर याचिका दायर की। आप लोग चाहते ही नहीं है, कोई कानून नहीं बनेगा क्या भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने दे? ये चीज हम लोग को सोचने की आवश्यकता है ना कि आखिर गरीब लोगों के पैसे को कोई भी खाते रहे, कोई भी सरकार इस कदर लूट ले, गरीबों को लूट ले। चाहे वो दिन 70 साल वाले जब ये लोग गांधी परिवार के साथ मिलकर पूरे छत्तीसगढ़ से पूरे देश के पैसे को लूटते थे, देश के गरीबों के पैसे को लूटते थे। अरे ठीक, विषय पर आ जाइए, विषय पर। देवलाल जी, मीटिंग हो रही है, प्रभारी आ रही हैं, बैठक ले रही हैं। अभी नितिन जी एक सवाल पूछ रहे थे कि आपके यहाँ भी कुछ इसी तरह के हालात हैं, लेकिन विपक्ष में होने के बावजूद भी जहां पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी होगा वो गेन ही होगा, इसके लिए जिस तरह की तैयारी दिखनी चाहिए वो विपक्ष में रहते भी वो कमजोर क्यों दिखती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी जमीन पर है। हमने गरीब लोगों को आवास नहीं मिल पाया, उसकी लड़ाई लड़ी, बेरोजगारों को बेरोजगारी नहीं मिल पाया, उसकी लड़ाई लड़ी, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों को 7,000 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाया, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के 900 करोड़ रुपए जमा थे, उससे 700 करोड़ रुपए भूपेश बघेल ने लूट कर आदिवासियों के बच्चों के अधिकार को अपने पार्टी विधानसभा में खर्च कर लिया, उसके लिए लड़ाई चल रही है। आप गौठानों पर भ्रष्टाचार कर दिए, आप गरीबों को चावल खा लिए, उसके लिए लड़ाई चल रही है। आप शराबबंदी का काम किए, नाम लिए, शराबबंदी किए क्या? सिर्फ इसलिए शराबबंदी नहीं किए, एकजुटता की कमी दिखती है क्या देवलाल जी? देवलाल जी बोला था कि मैं भले चुनाव आ जाऊं पर प्रदेश में शराबबंदी करूंगा। देवलाल जी, क्या एकजुटता की कमी दिखती है क्या? आनंद कुमार साहब जी का जाना ये भी एक विषय है, आप इस पर फोकस करते नहीं करते? उनके यहाँ कैसे हो रही है मीटिंग, कौन आ रहा है, कौन कौन बैठ रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसी पर नजर है काफी। देखिए केंद्रीय नेतृत्व भी कोई बहुत खुश तो है नहीं छत्तीसगढ़ के इस नेतृत्व से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट है। जहां तक नंद कुमार साय की बात है, बहुत ही वरिष्ठ अन्य नेता है, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज भी खुले हैं, लेकिन मैं उनके जाने के पहले उनसे निवेदन किया था कि आप जाने के बाद आपकी पहले देख लीजिए, तो कहीं न कहीं आदिवासियों के प्रति कांग्रेस का कितना प्यार है वो दिख रहा है, आदिवासी विरोधी चेहरा दिख रहा है कि आप आदिवासी क्षेत्र में संयंत्र लगना था, करोड़ों रुपया 700 करोड़ रुपया लूट कर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों आनी चाहिए, आपने आदिवासियों का गला दबा बनाया है, उसके आप में बेटी डालकर बाबूलाल जी लाया है, आप पैसा कैसे कर सकते हैं? मैं पूरा मैं बताऊंगा आदिवासियों के इन्होंने तोहर करके पार्टी विधानसभा में खर्च किया है। सर अभी नितिन जी, अभी रिसेंटली कुछ हादसे हुए हैं सर, प्लीज इतना भी मत ऐसा बोलिए कि बिल्कुल ही खून खराबा बंद हो गया, बिल्कुल ही नक्सलाइट नहीं हमले हो रहे हैं। अभी रिसेंटली बहुत कुछ हुआ है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। बाबूलाल शर्मा जी, वक्त बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपसे आखिरी सवाल जरूर करना चाहेंगे और ये समझना चाहेंगे कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं, ये जो अभी वर्तमान परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में चल रही हैं, बहुत कार्रवाइयां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, चाहे कांग्रेस माने या ना माने, कहीं आग होगा वहीं धुआं दिखता है, कहते हैं कहीं आग होगी तभी धुआं उठता दिख रहा है। कुछ तस्वीर उभर रही है, उसे समझ पा रहे हैं क्या, उस देख पा रहे हैं क्या कि किस तरफ जाने वाला है 2023 का चुनाव? बहुत संक्षेप में। वर्तमान परिस्थिति तक तो जो है भ्रष्टाचार के आरोप शुरू किए इन्होंने, कितनी प्रतिष्ठा दिला पाएंगे जनता के बीच में, ये देखने वाली बात होगी। बाकी कार्यों के जहां तक प्रश्न है, कार्य करने के मसले पे जो है अभी कोई भी ऐसी योजना या ऐसी भविष्य योजना
जो भारतीय जनता पार्टी को के मुकाबले में देनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन वर्तमान सरकार ने जो ग्रामीण योजनाएं दी है, उसके लिए किया है, जो जिसका प्रचार भी बहुत हुआ है, और जिस तरह का चेहरा भूपेश बघेल का बना है, वो चेहरा क्रश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अभी तक जो है कोई स्ट्रेटेजी मुझे दिख नहीं रही है, या कोई ऐसी बात ठोस। ठीक है सर, लेकिन एक बात आपने भी कह दी इसमें कि ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस, शहरों पर फोकस नहीं कांग्रेस का, और इसीलिए चिंता भी बनी है और इसलिए बीच में सवाल भी उठे जाहिर तौर पर। फिलहाल चूंकि वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, देवलाल जी बहुत धन्यवाद, नितिन जी बहुत शुक्रिया, बाबूलाल शर्मा जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार।